दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है, पहले कहते ऊपर रखा हुआ है। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2500 रुपए की मिलती है। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर। नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है। अरविंद जी आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? आप बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आएगा। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। बड़ा विचारक कौन, महात्मा गांधी जी या अंबेडकर जी? बेहतर मार्गदर्शक कौन है, मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे? बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा। उसकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने? मैं समझ सकता हूं, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। आज दिल खुश कर दिया। हेलो एंड वेलकम। आज मैं लेकर आया हूं दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा, सबसे ग्रैंड टेलीविजन शो। इन 5 कुर्सियों पर आज सिर्फ आपकी नजर नहीं टिकी है, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी कांग्रेस पार्टी की टकटकी है। क्योंकि आज टीवी 9 के स्टूडियो में जो होगा वो दिल्ली की राजनीति को पलट कर रख देगा। तो चलिए एक एक करके अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। पार्टी की एक धाकड़ जोड़ी है, विवादों में भी थोड़ी थोड़ी है। एक के सामने चुनौतियों का पहाड़ था, दूसरे के सामने मुकदमा था, तिहार था। पार्टी की खातिर सब कुछ सहते रहे। आपके दिन लौटेंगे कहते रहे। दोस्ती पक्की है, जिन्होंने दिखा दिया शिक्षा के मुद्दे को राजनीति में लौटा दिया। उधर देखिए, उधर देखिए, वो आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। आइए जरा मैम। और मनीष सिसोदिया, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आइए आतिशी जी, आइए। मनीष जी आइए, आइए इधर इधर। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए मैम, प्लीज। अब चाहे कितने हो विवाद, कितना लगे इमेज को डेंट, गारंटी है उनकी 100% सब संभाल लेगा पार्टी का वेरी ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, आजकल सोशल मीडिया उन्हें कहता है राजनीति का सेलिब्रिटी हस्बैंड। जोरदार तालियों से स्वागत करिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का। राघव जी आइए, जोरदार तालियां। आइए, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बैठिए राघव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। जब जब पार्टी पर संकट आया तो सबसे पहले उठी है आवाज। टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। जोरदार तालियां। सौरभ जी स्वागत है आपका। आइए, इनकी आवाज आपने अक्सर सुनी होगी, हमेशा। आइए प्लीज बैठिए। और अब जिनकी सियासत का 13वां साल है, यूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टी का जाल है, लेकिन दिल्ली में तो जलवा है, जलाल है। आज पूछेंगे उनसे सवाल कि कितनी बदली है दिल्ली, क्या है हाल। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। टीवी 9 के स्टूडियो में अपनी आर्मी के साथ मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। जोरदार तालियों से। अरविंद जी स्वागत है आपका। आइए। सबसे बड़ा शो अरविंद जी और उनकी पूरी आर्मी एक साथ। प्लीज सर आइए। मुझे आपको आपकी आर्मी से इंट्रोड्यूस कराने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन ये जनता आपके सामने है, ये सबसे ग्रैंड शो है। एक बार जोरदार तालियां अरविंद जी और उनकी आर्मी के लिए। आपने टेलीविजन में इससे बड़ा शो नहीं देखा होगा। अरविंद जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतना बिजी शेड्यूल और इस सब के बावजूद आपने समय निकाला। 2013 से कहानी शुरू करते हैं। 2025 आ गया है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कितनी बदल गई है दिल्ली, और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे काम को आप एक तरह से 2 डायरेक्शंस में मान सकते हैं। एक हमारे दिल्ली के लोग हैं, उनमें अधिकांश लोग गरीब हैं,
या मिडिल क्लास है। महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से उनकी ज़िंदगियां बड़ी दुश्वार है, बड़ी कठिन है। तो एक तरफ हमने उनकी ज़िंदगी में तरह तरह की योजनाएं लाके सहूलियत देने की कोशिश की, रिलीफ देने की कोशिश की कि इतनी महंगाई से उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो जो फ्री कहा जाता है, हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री बस यात्रा दी, तरह तरह की सुविधाएं दी। दूसरी तरफ दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट उसका वही स्टेटस होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने दिल्ली में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर जब प्रोग्राम के दौरान आप मौका देंगे तो मैं बताऊंगा कि पिछले हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 65 साल में जितना दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ उससे ज़्यादा तेज़ी से पिछले 9 साल में हुआ। इन टर्म्स ऑफ मेट्रो का नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क, वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क, सीवेज का नेटवर्क, नंबर ऑफ़ CCTV कैमराज, नंबर ऑफ़ स्ट्रीट लाइट्स, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें। तो इन 2 डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया है। और अब तीसरी डायरेक्शन एक और है जो अगले 5 साल में मेरी टॉप प्रायोरिटी होने वाली है, वो है जॉब्स। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के, हमारे बच्चे घर बैठे हैं। और मेरे को बहुत पीड़ा होती है इन दिनों में, जब मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, किसी के घर में चाय पीने जाता हूँ, वो दिखाते हैं सर हमारे बच्चे घर बैठे हैं। ये बच्चे अगर गलत संगत में पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉब्स आप जो बता रहे हैं वो टॉप प्रायोरिटी होगी, लेकिन अब इस सारी इश्यूज पे मैं बात करूंगा। लेकिन अरविंद जी, लोग कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं अरविंद जी बड़े बदल गए। वो देखिए पीछे मफलर अब दिखाई नहीं देता है, पहले कहते ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, मफलर ऊपर रखा हुआ। वो कहते हैं कि पहले दिल्ली में जब तक अरविंद जी मफलर नहीं पहनते थे सर्दी की घोषणा नहीं होती थी। नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ रोज शाम को सभाओं के लिए, आप देख लीजिए मफलर साथ ही होता है। अब पुरानी बात चली है तो मुझे कुछ वो दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग आपको एकदम ग्राउंड पर कवर करते थे। 2013 में एक नीले रंग की वैगन आर, फ्रंट सीट पर आप बैठे रहा करते थे, नीला या लाल रंग का स्वेटर और एक बड़ी मामूली सी नीले रंग का स्वेटर, अभी भी बड़ी मामूली सी सैंडल, और एकदम आम आदमी के ब्रांड एम्बेसडर। आजकल लोग आपको कई बार ब्रांडेड जैकेट्स में भी देखते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में भी कई बार देखते हैं। वो जैकेट चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है, लेकिन गाड़ियों का काफिला बहुत होता है। जिसको ये लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब बीजेपी चुनाव इस बात पे लड़ रही है, केजरीवाल की जैकेट 25,000 रुपए की है, केजरीवाल के जूते ऐसे हैं। वो जैकेट जो मैं पहन रहा हूँ 2,500 रुपए की इन लोगों को दिला दूंगा मैं। चांदनी चौक में 2,500 रुपए की मिलती है। लेकिन चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। जनता को इससे कोई लेने देने नहीं है कि केजरीवाल की जैकेट कितने की है, शर्ट कितने की है, पैंट कितने की है। जनता कह रही है यार हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसमें आपका क्या विजन है? आपने 10 साल में क्या काम किया? आप मेरी सारी स्पीचेस उठा के देख लो। अभी आजकल रोज़ मैं रात शाम को रैलियाँ करने जाता हूँ, पहला पोर्शन में बोलता हूँ पिछले 10 साल में मैंने ये काम किए, अगला पोर्शन बोलता हूँ अगले 5 साल में ये काम करूँगा, मेरे को वोट दो। ये लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछो पिछले 10 साल में क्या काम किए, केजरीवाल है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल घिनौना है। अगले 5 साल में क्या करोगे? और अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियाँ इसको देंगे। क्या गालियाँ देने से दिल्ली का विकास होगा? क्या गालियाँ देने से दिल्ली सुधरेगी? हमें काम करने हैं यार, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। अब मनीष जी, आपको याद है वैसे एक और चीज निशान जी बता दूं, हमारी टीम बहुत अच्छी है। ऐसी टीम देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मनीष जी, मुझे आपको याद आ रहा है इस टीम से मैं एक क्विक आंसर लेना चाहूंगा। आपको याद आ रहा है वो वैगन आर का नंबर? नीले रंग की वैगन आर? नहीं, वैगन आर का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें कितने नंबर ऑफ डिसीजंस ऐसे लिए गए थे बैठ के, जहां स्कूल बनेंगे, जहां अस्पताल बनेंगे, वैगन आर में बैठ के। उस वैगन आर में बैठ के हम। आतिशी जी, आपको याद है उसका नंबर? राघव जी? नहीं, मुझे नहीं। अरविंद जी, आपको याद होगा? मेरे को भी याद नहीं। आपको भी याद नहीं है? मैं आपको उस गाड़ी का नंबर याद दिखाता हूं, एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये है वो गाड़ी वैगन आर, आपको देखिए जरा, DL7CG9769। अब बीजेपी वाले कहेंगे कि नंबर याद नहीं है, बदल गए केजरीवाल जी। तो यही मुद्दा है क्या जनता इस मुद्दे पे वोट दे रही है कि केजरीवाल का वैगन आर का नंबर क्या था? लोगों को इससे क्या लेना देना है? आप जैसे यहाँ सारा यूथ बैठा है,
इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, उनको अच्छे स्कूल चाहिए, उनको अच्छे कॉलेजेस चाहिए, उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए और उसके बाद उनको जॉब्स चाहिए। उनका ये सब मिडिल क्लास से आते हैं। आज मिडिल क्लास की कौन पार्टी बात कर रही है? कोई पार्टी बात नहीं कर रही। मिडिल क्लास तो जब चुनाव होते हैं तो कोई पार्टी बात करती है बड़े बड़े उद्योगपति की, कोई पार्टी बात करती है निचले तबके की। इन मिडिल क्लास वालों की तो कोई बात ही नहीं करता। इनकी तो ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार को टैक्स लगाना हो। अगर कोई इनमें से अब सारे जो जाएंगे, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए साल के कमाएगा, उसमें जीएसटी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, फलाना टैक्स लगता है, ढिमका। मैं कल लिस्ट बना रहा था, इतनी सारी लिस्ट थी कि 50% तनख्वाह टैक्सेस में चली जाती है। बदले में इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। तो अगर मैंने इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, अब मिडिल क्लास के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो अगर मैंने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कौन सा गलत काम कर? आप जो बता रहे हैं, मैंने अगर इनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश से आता है, या इससे पूछो, ग्रेटर कैलाश सबसे अमीरों की कॉलोनी है और सबसे अमीरों के एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पैक्ड कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पूछिए इनसे। अब क्योंकि एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपकी गाड़ी का नंबर पूछा था, एक तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। वो मनीष जी, आपको जरा ध्यान से देखनी है वो तस्वीर। याद है आपको ये तस्वीर? कहाँ की है ये तस्वीर? ये बनारस के रेलवे स्टेशन की है। और क्या हुआ था तब? हम लोग रात को, हम और सर पहुंचे थे किसी गांव में, किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन के। वहाँ से लौटे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी और हमारी अगली ट्रेन, हमें बताया गया कि उससे अगली ट्रेन रात को 3 बजे या 4 बजे थी, वो कहीं और से आनी थी। तो बस हम फिर, हमें लगा कौन से साल की बात होगी मनीष जी? 2008-9 की। अब वो बीजेपी बार बार ये कहती है कि जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, आज उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शराब नीति के चलते आपके कई नेता जेल में चले गए। आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? जनता बात ही नहीं कर रही इन मुद्दों की। आपको मैं एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। 2013 में जब हम पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने हमें क्यों वोट दिया? उसके पहले तो हम सत्ता में थे ही नहीं, हमने कोई काम ही नहीं किया था। हम ये कह ही नहीं सकते थे कि हमने ये काम किया, ऐसा काम किया। उसके पहले अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, एक बार ठान ले तो फिर पूरा करके छोड़ते हैं। वो क्वालिटीज़ आज तक हमारी हैं। कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, क्या ये कट्टर? एक मिनट, जिद्दी हैं। बीजेपी इसके काउंटर में, उनके पास कुछ नहीं है, तो रोज हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज हमारे ऊपर की। उन्होंने बैठ के षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो। सारे झूठे सच्चे केसेस लगाए हमारे ऊपर, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पूरे इतनी 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी, एक भी पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमने पैसा कमा ही लिया होता, ये अतिशी लोगों के सामने चंदा मांग रही है, ये मनीष सिसोदिया, इनके पास चुनाव लड़ने को पैसे नहीं है। अगर हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए होते, वो तो चुनाव तो आराम से लड़ लेते। यार ये क्राउड फंडिंग ये कर रही है, क्राउड फंडिंग वो कर रहा है, क्राउड फंडिंग सौरभ भारद्वाज कर रहा है, जनता से चंदा मांग रहे, जनता दिल खोल के चंदा दे रही है। इनको, इन लोगों को कहना पड़ा बस हो गया, मेरे को इतना ही पैसा चाहिए। एक मिनट में आ रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है, इन्होंने इतना कीचड़ फेंका, भाई केजरीवाल के ऊपर चिपक जाएगा। केजरीवाल पे कीचड़ चिपका नहीं। जब मैं जेल से वापस आया, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगा लिए थे। मैं जनता के बीच में गया, पदयात्राएं की। अगर मेरे को जनता भ्रष्टाचारी कहती तो मेरे मुंह पे जनता कह देती, केजरीवाल तूने धोखा दिया हम लोगों को। केजरीवाल ने, जनता ने गला लगाया मुझे। कई माताएं रोई मेरे से, मेरे कंधे पे वो रख के कि जब तू गया था अंदर, हमने तेरे लिए बहुत मन्नतें मांगी। तो ये जनता देख रही है कि इनको तंग किया जा रहा है, इनके काम को रोकने के लिए, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको काम को रोकने के लिए इनको परेशान किया जा रहा है। और जिस तरह से हमें परेशान किया गया है, मुझे नहीं लगता भारत के इतिहास में कभी इस तरह की परेशानी किसी को दी गई है। लेकिन अरविंद जी, फैसला जनता को नहीं, कोर्ट को करना है। तो कोर्ट का फैसला तो अभी आया। कोर्ट में ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से।
ईडी तो अब इनकी एक वो हेंचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैन फ्राइडे सर, वो पॉलिटिकल विंग है सर एक तरीके। नहीं, पॉलिटिकल विंग भी नहीं, जो होता है ना हेंचमैन होता है, मतलब आपको अगर किसी कसाई गुर्गा जो होता है ना, किसी को अगर मरवाना है, आप अपने 4-5 आदमी पाल के रखते हैं, किसी को मरवाना है तो भेज देते हैं। ईडी वो हो गई है केंद्र सरकार की। ईडी पे किसको भरोसा है? कोर्ट से रोज डांट खा के आती है ईडी। कोर्ट जिस दिन कोर्ट ने अभी तक कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था इस केस में ना गवाह हैं ना सबूत हैं, ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा ट्रायल के दौरान। देखा था ना आपने? दिस केस विल नॉट स्टैंड 2 मिनट्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रायल। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। उनके मुंह से ये अगले दिन फ्रंट लाइन हेडलाइन थी सारे अखबारों की, दिस केस विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 2 मिनट्स। सो इट्स अ पॉलिटिकल केस। लेकिन बीजेपी कहती है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आपको जमानत मिली है। हम यहाँ पे बीजेपी के क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चंस के जवाब देने आए। मैं आपसे कहने दीजिए। खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में? आतिशी जी, आपसे डर तो लगा होगा आप लोगों को? देखिए, 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा। एक के बाद एक, पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। जब सब लोगों को जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन हम क्योंकि ईमानदार हैं, हम क्योंकि देशभक्त हैं, हम इनकी धमकियों से डरे नहीं, दबे नहीं, टूटे नहीं। और मैं ये भी कहूंगी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं के परिवार को भी मैं सलाम करती हूँ कि जिस पत्नी का पति 17 महीने से जेल में है, मनीष सर की वाइफ की तबीयत इतनी खराब रहती है, उनके घर कोई आया, उन्होंने उनको इनडायरेक्ट मैसेज दिया कि जी अगर मनीष जी बीजेपी में आ जाएं तो बीजेपी उनको छोड़ देगी। आपको पता उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष ने अरविंद भैया को छोड़ दिया ना, मैं मनीष को छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, ये होता है देशभक्ति का जज्बा। जी, आप लोग नाम क्यों नहीं बताते? कौन लोग हैं जो अप्रोच करते हैं? किसने अप्रोच किया था बीजेपी से? देखिए, होता क्या है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि वो हमारे ही परिवार वालों और दोस्तों के थ्रू मैसेज भिजवाते हैं। सबूत होगा उसका? सबूत अब यहाँ पे सबूत तो हम कहाँ से सबूत दें? हमारे पास कोई आया तो हम सबकी रिकॉर्डिंग करते फिर नहीं, लेकिन आप कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन कर लो जनता से, तो कौन था? मनीष जी के पास जेल में कम से कम 4 बार पहुंचे, पूछिए उनसे। अब मनीष जी वहां पे जेल में रिकॉर्डर थोड़ी उनको अलाउड है। कौन था मनीष जी जेल में? आपके पास कौन आया था? अब मेरे पास तो कोई कुछ भी बन के आता था कि भाई मिलने आए और उसके बाद आके यही कहता था। मेरे घर में मेरी वाइफ के पास लोग आते। निशांत जी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारी घटनाओं से क्या निचोड़ निकल के आ रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करने का ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन फेल हो गया इन लोगों का। नहीं, लेकिन तभी तो इसीलिए इस सब में कौन आया था, वो किसका आदमी था, अरे हमारे पास कहाँ सबूत है यार। लेकिन सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड तो एक ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जो लोग चले गए अरविंद जी, क्या वो लोग डर गए, कमजोर थे? सबके अपने अपने कारण है। देखिए, कैलाश गहलोत की अगर बात करें इसीलिए मैं किसी इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग गए किसी की मजबूरियाँ थी, किसी को कोई इच्छा थी, कोई, तो मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जैसे आपकी TV9 चलाते हो, आपके कई लोग छोड़ के जाते हैं, उनके अपने रीज़न होते हैं। कई लोग आते हैं, हमारी पार्टी में भी कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना वो करना सही नहीं है, मैं नहीं करता। अच्छा, आपने अभी अरविंद जी एक बात की, क्योंकि चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक बार जरा क्लैरिफिकेशन हो ही जाए। आपने ये कहा कि कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि वो जो पैसा था वो गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। कहाँ है? एक हमारे साथी को बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, कहते हैं 40 करोड़ रुपया
गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। उसने कहा 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, गोवा की सरकार पलट दूंगा मैं। कहाँ है 40 करोड़, कहाँ खर्च हुआ? इन्होंने हमारे सारे वेंडर्स पे रेड मार ली, जिससे हमने एक पर्चा भी छपवाया था उस पे भी रेड मार ली, उसको भी यातनाएं दी कि कुछ बोल दे। कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसे का सबूत नहीं मिला इनको। रियली बोला वो, ईडी में उसने स्टेटमेंट दिया, कहते हैं 40 करोड़ खर्च हुआ। उसने कहा जी 40 करोड़ मेरे को आज दे दो, मैं गोवा में सरकार बना लूंगा अपनी। लेकिन वो कह रहे हैं जो खर्च होगा वो रिकवर कहाँ से होगा? तो खर्च हुआ, खर्चे का तो कहीं का हिसाब होगा, कोई हवा में थोड़ी उड़ गया। कोई तो आके कहेगा मेरे से पर्चे छपवाए थे, मेरे से सारा कुछ रिकॉर्डेड है, सारा कुछ बाई चेक में हुआ है। अरविंद, मनीष से भी पूछा था, आपसे भी मैं पूछूंगा, लेकिन राघव जी क्योंकि आप यहां पर हैं तो ये मामला निजी है और इस पर राजनीति बहुत हो रही है, क्योंकि अभी हमने ये सवाल उनसे किया, आपकी शादी को लेकर कई सवाल उठे। मेरा सिंपल से सवाल है, शादी को लेकर क्या? एक मिनट निशांत, आपने बड़ी आलीशान शादी, एक मिनट निशांत, आप में से कितने बच्चों को देश की शिक्षा की परवाह है? हाथ खड़े करो। आप में से कितने बच्चों को अस्पतालों की चिंता है? आप में से कितने बच्चों को राघव की शादी के खर्चे की चिंता है? एक आदमी को चिंता है। चलिए ठीक है, विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन एक बात जिसकी आपको वाकई में काफी क्रेडिट दिया जाता है, काफी श्रेय दिया जाता है, वो ये है कि आप अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार पर लौटा दिया। रोजगार तो आपने अभी अभी जिक्र किया, हालांकि बीजेपी शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी किस पे लड़ रही है? शराब नीति पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किस मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते हैं? मैं दो चीजों को सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूं। एक है बिजली, 24 घंटे बिजली कर दी पूरे देश में। इनकी बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। गुजरात में 30 साल से सरकार है, फिर भी वहां 24 घंटे बिजली नहीं कर पाए। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। अगर दिल्ली में आप 200 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो फ्री है, और 400 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो 800 रुपये लगते हैं। गुजरात में अगर आप 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4,500 रुपये लगते हैं। इन मिडिल क्लास वालों से पूछो, 4,500 रुपये तो काफ़ी होते हैं महीने के। अगर बचा दिए आप लोगों के 4,500 तो कोई बुरा थोड़ी किया, सस्ती बिजली दे दी, 24 घंटे बिजली दे दी। दूसरी है, ये दोनों बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमने सरकारी स्कूल इतने शानदार किए हैं। शिक्षा को लिहाज से अगर देखें, जो कई स्कूल्स में हमारी टीम भी गई, हमने देखा बदलाव हुआ है। यहाँ पर 2 शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन एक चीज बीजेपी बार बार कहती है कि कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी के तो आप सुननी बंद कर दो और बीजेपी के प्रश्न ही मत उठाया करो। वो देशभक्त पार्टी नहीं है। अभी आप पूछिए इनसे, गुंडों की पार्टी है इसकी विधानसभा के अंदर। पूछिए इनसे, आतिशी बताइए कि बीजेपी क्या करवा रही है आजकल आपकी विधानसभा में। सुबह से लेके शाम तक रमेश बिधूड़ी जी और हर गली में जो उनके भतीजे नामक गुंडे घूम रहे हैं, वो एक एक करके सुबह से शाम तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी जी 10 साल सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से, वो ये नहीं बता रहे हैं कालका जी में उन्होंने क्या काम किया। वो एक हमारे वॉलंटियर को कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी में नहीं आए तो तुम्हारी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। एक महिला कार्यकर्ता को रमेश बिधूड़ी जी खुद कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी तो मैं 8 तारीख को आतिशी को तो जेल भेजूंगा, साथ में तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। ये राजनीति है बीजेपी की। अब राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे चुनाव लड़ती है। अब देखिए, उसी में एक और आरोप लग रहा है। वो आरोप परवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि आप पंजाब की मशीनरी, पंजाब की गाड़ी, पंजाब के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कह रहा वो, स्टेटमेंट पढ़ी है उसने, पंजाबियों का अपमान किया है। वो कह रहा है कि दिल्ली में पंजाब से आई हुई गाड़ियां घूम रही हैं, उन गाड़ियों में क्या है? गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के और देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से खतरा है? दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो यूपी की गाड़ियां भी घूम रही हैं, पंजाब की गाड़ियां भी घूम रही हैं, राजस्थान की गाड़ियां भी घूम रही हैं, हरियाणा की। इन बीजेपी वालों को पंजाबियों से बहुत नफरत है, और वो इसलिए कि पंजाब के लोगों ने हमें प्यार दिया। एक मिनट, प्यार दिया, उन्होंने इतना बहुमत दिया, तो उसकी हिम्मत कैसे हो गई
बीजेपी वालों की पंजाब के लोगों का इस तरह से पंजाबियों का अपमान करने मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंजाबी वोट है और ये पंजाब दिल्ली में देखिए एक मिनट दिल्ली के अंदर हजारों लाखों पंजाबी रहते हैं। बहुत सारे पंजाबी ऐसे हैं जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे देश को अपना घर बनाया। उन रिफ्यूजी लोगों को ने इनफाइनाइट यातनाएं सही थी। आज ये कौन होता है उनकी देशभक्ति पे प्रश्न उठाने वाला और उनको आतंकवादियों से कंपेयर करने वाला? ये आपका इंटरप्रिटेशन है। उनका ये कहना है कि आप पंजाब के मशीनरी का इस चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? क्या उसने ये कहा कि राजस्थान की गाड़ियां बहुत घूम रही हैं? उसने पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों किया? क्योंकि कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी मशीनरी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है। उसने ऐसे नहीं कहा दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल हो रहा है, उसने ऐसे नहीं कहा। उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं, पर उसके अंदर क्या है? ये देश की सुरक्षा को खतरा है। तो क्या पंजाबियों से देश की सुरक्षा को खतरा है? मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या पंजाब की सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली के चुनाव में? कहां हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा ओपन एंडेड सवाल है। वो अगर इलेक्शन वो उनका एलजी उनका, केंद्र सरकार उनकी, पुलिस उनकी, इलेक्शन कमीशन भी काफी हद तक उनका, तो उसे कहने की क्या जरूरत है? वो तो जो चाहे करा सकता है। वो बोल रहे हैं कि जो सीसीटीवी लगाए गए वो चाइनीज। ये पहली बार नहीं है जो वो पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं। याद करिए जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, उनको खालिस्तानी के किसानों को एकदम ही ट्विस्ट कर गया। एक मिनट निशांत जी, बीजेपी को क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं मैं बिल्कुल पूछ रहा हूं। ये क्या बात है? बीजेपी है पूछ रही है। बीजेपी उन्होंने एक प्रश्न पूछा। अरे नहीं आतिशी, वो प्रश्न नहीं है, बीजेपी का प्रश्न। मेरा सवाल कुछ और है। आतिशी पूछिए इनसे। बताइए, ये बीजेपी पहली बार थोड़ी कह रही है। जब किसान सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे रोज आते थे, कहते थे कि जो किसान बैठे हुए हैं आतंकवादी हैं, कहते थे ये किसान जो खालिस्तानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पंजाब के लोग आतंकवादी हैं और खालिस्तानी और सारे पंजाबी का आतंकवादी हैं? ये क्या नैरेटिव बना रही है भारतीय जनता पार्टी? और पंजाबियों का अपमान इन्होंने, और पंजाबी रोज बैठ के पंजाबियों का अपमान करते हैं ये लोग। पंजाब गवर्नमेंट की मशीनरी से पंजाबियों के अपमान, आतंकवादी सब मशीनरी कहां से आ गई? उसने तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं निशांत जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं। निशांत जी, प्रवेश वर्मा ने मशीनरी का नहीं बोला, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं प्रवेश वर्मा को। प्रवेश वर्मा को आप जस्टिफाई मत कीजिए निशांत जी, ये ठीक नहीं है। प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चला दीजिए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को चलाइए, प्रवेश वर्मा के स्टेटमेंट को। उसने कहीं नहीं कहा मशीनरी, उसने कहा पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। 26 जनवरी के लिए हम तो उसको आप जस्टिफाई मत कीजिए। मनीष जी, शिक्षा मंत्री आप रह चुके हैं, एक आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस सवाल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक चीज है जहां पर फर्क दिखता है, प्राइवेट स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में म्यूजिक, यहां तक कि फॉरेन ट्रिप्स, प्राइवेट स्कूल में जो कल्चर है एक्स्ट्रा करिकुलर का, वो सरकारी स्कूलों से काफी अलग है। क्या आपको लगता है वहां पर अभी भी जो प्राइवेट स्कूल हैं वो काफी आगे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा चैलेंज ये है कि दिल्ली में किसी गरीब से गरीब आदमी का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, ये तकलीफ ना सहे कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो हमारा काम है ये सुनिश्चित करना कि उसको शानदार एजुकेशन मिले। इवन उसका बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है, नीट का एग्ज़ाम देना चाहता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसको वो पढ़ाई वहीं मिल जाए। उसमें फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई भी है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे बहुत ऑर्डिनरी परिवारों के, जिनके घर में कभी कोई वीज़ा और पासपोर्ट शब्द का मतलब भी नहीं समझता, वैसे बच्चे फ्रेंच सीखने के लिए फ्रांस जा रहे हैं, जर्मन की इंडस्ट्री में काम करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे 6-6 महीने वहाँ काम करके आ रहे हैं, फ्रेंच परिवारों में रह के आ रहे हैं, फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स में पेरिस में पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन अब हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसको लेकर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है, आप उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, और इन बच्चों का वहाँ पर क्या जिसको कहा जाता है टैंजेंट वहाँ पर जाएगा? देखिए, जो शिक्षा क्रांति दिल्ली में शुरू हुई वो 2022 के बाद पंजाब पहुंची, और आज पंजाब की प्राइमरी एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उन सब में आप एक बहुत बड़े स्तर पे तब्दीली देखने को नज़र आती है। और इस पूरी थ्योरी के पीछे जो हमारी एक शिक्षा क्रांति की थ्योरी है, उसका बेसिस ये है कि हमारा देश एक बहुत युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है।
हम किताबों में और एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं कि इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कि ये हिंदुस्तान की कमाई है, हमारी युवा आबादी। और आज एक तरफ एक सरकार है जो युवाओं को लाठियां मारती है और बेरोजगारी के आलम तले युवा दबते जा रहे हैं, और एक दूसरी सरकार है जो युवाओं में निवेश करती है, वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ा निवेश अगर किसी चीज़ में होना चाहिए, इंडस्ट्री और इकोनॉमी की निवेश से ज़रा परे हटकर देखें तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज में होना चाहिए। अगर हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स खड़ा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और ये भी दिखाता है, देखिए आज एजुकेशन में इन्वेस्ट करके आम आदमी पार्टी काम के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन असल में ये जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट आम आदमी पार्टी करती है, ये अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, ये अगली जनरेशन के लिए करती है। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर बहुत सारी ऑडियंस है अरविंद जी, अब जरा इनके पास चलते हैं। आप सब लोग में से कौन कौन दिल्ली से, हाथ खड़ा करिए जरा। सभी लोग दिल्ली से हैं, अरे वाह। तो सरकारी स्कूल से कौन पढ़ा हुआ है? कौन सरकारी स्कूल से पढ़ा है या जिनके बच्चे पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा और मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका और कौन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? मेरा नाम निखिल है और खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो। हाँ, मेरा नाम निखिल है और मैं RSBV कल्याणवासी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। और मैंने 12th वहीं से करी है। और उसके बाद जब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया था। आप पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए, आम आदमी पार्टी से? नहीं सर। तो जब बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम आया था मैं 12th में था, एंड देन मैं नीट की तैयारी कर रहा था। तब मेरे को मौका मिला कि हम लोग ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाएं एंड देन उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करें और एक अपनी दिल्ली की को एम्प्लॉयमेंट दें। तो हम लोगों ने फिर इसमें पार्टिसिपेट किया। 2-2 रुपये हमारी पूरी टीम को मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है सर। निखिल, जरा बता दो कि बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम क्या होता है? सर बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के अंदर सिंपली आप लोगों को सीड फंड मिलता है हर एक बच्चे को, जहाँ पर कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं या फिर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी होती है। देन वहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए। मैं सिलेक्ट हुआ पूरा 51 लाख टीम के अंदर, दिल्ली के अंदर टॉप 3 में। देन हम लोगों को कॉलेज में एडमिशन मिला उसी की वजह से। और मैं NSUT में पढ़ता हूँ, वहीं से BBIB परस्यू कर रहा हूँ। वेल डन। और बैठिए निखिल बैठिए। आपका नाम क्या है? आइए जरा, क्या नाम है आपका? अमृता। और आप कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की? मैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्टूडेंट हूँ। अब मुझे ये बताइए कि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं और आपने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि हमने कहाँ एडमिशन ले लिया? नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल से स्विच होके स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आई थी उस टाइम। क्यों? उस टाइम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कौन से स्कूल? प्राइवेट स्कूल में मैं एल्कॉन इंटरनेशनल में थी। और वहां से आप यहाँ स्विच करके आई? हाँ। अरे वाह, जोरदार तालियां। एल्कॉन से अरविंद जी, एल्कॉन इंटरनेशनल से स्विच करके आई। हाँ। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारे स्कूल में एक सर्कुलर लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बिल्कुल नया आया था, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया था। तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है ये? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 5 स्कूल बने हैं दिल्ली में जो कि स्पेशलाइज्ड बने थे, जिन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स को और थोड़ा सा बेटर लेवल पे उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। एंड उसमें एंट्रेंस का क्राइटेरिया था, आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस चाहिए था। तो हमारे टीचर्स ने हमारा फॉर्म भर दिया, उन्होंने खुद ही भर दिया था कि मतलब शायद तुम्हारा निकल जाए। तो मैंने एंट्रेंस दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं सिलेक्ट हो गई। और मुझे अभी तक लाइक एक स्टूडेंट को अप टू 12th जितनी अपॉर्चुनिटीज़ और जितने एक्सपोजर मिलता है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। और मैंने अभी तक काफ़ी कुछ देखा है जो शायद एक 12th और ग्रेड के बच्चों ने नहीं देखा। जनता के ये मुद्दे हैं और मैं चाहता हूँ कि चुनाव इन मुद्दों पे लड़े जाना चाहिए। उसके मुद्दों पर गाली गलौज पे नहीं लड़ाना जाना चाहिए। सही बात। बीजेपी ने ऐसा क्यों कहा, आपको इस पे क्या जवाब देना है, हमने ऐसा क्यों कहा, उनको इस पे क्या, ये मुद्दे नहीं है। ठीक है। और इसमें आप सब लोग एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप हमसे ये पूछिए अगले 5 साल में शिक्षा को किस स्तर पे ले जाएंगे। आप हमसे ये पूछिए दिल्ली का पानी जहाँ जहाँ खराब आ रहा है या कम आ रहा है, उस पानी को ठीक कैसे करोगे, मैं आपको पूरा प्लान बताऊँगा। आप मुझसे ये पूछिए कि सफाई कैसे करोगे। आप मुझसे ये पूछिए कि दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ है उसको ठीक कैसे करोगे। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। उसके लिए तो हमने तारीफ किया, आपने जो मुद्दे आप राजनीति में लेकर आए शुरुआत से ही, वो अपने आप में एक बहुत अलग ट्रेंड है और एक एकदम अलग है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं इंजीनियर था, इंजीनियर हूँ और इंजीनियर रहूंगा, मैं नेता नहीं बन पाया। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर पाया, पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, बहुत कोशिश की सीखने की, पर मैं हार गया।
तो पहले भी इंजीनियर था, बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, आज भी इंजीनियर हूँ, आगे इंजीनियर होऊंगा, पानी भी ठीक कर दूंगा, सड़कें भी ठीक कर दूंगा। मेरे को इंजीनियरिंग करनी आती है। वो क्वेश्चन आप पूछेंगे, आपको शानदार जवाब मिलेंगे। ठीक है। जब आप पॉलिटिक्स से, परवेश वर्मा ने ये कहा, विधुरी ने ये कहा, उसका मेरे को जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, हमने बात शिक्षा की, बिजली की, सरकारी स्कूलों की, लेकिन बीच बीच में हम देखते हैं कि अरविंद जी सॉफ्ट हिंदुत्व पर आ जाते हैं। हनुमान चालीसा हो जाता है, सुंदरकांड हो जाता है, क्या राम मंदिर की बात हो जाती है, लेकिन क्या आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटते हैं? क्या आप इसी तरह से बीजेपी से लड़ना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू होने के नाते अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तो क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व है? कोई मुसलमान है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई ईसाई है वो अपने धर्म को फॉलो करता है, कोई सिख है वो अपने धर्म को। मैं हिंदू होने के नाते मैं मंदिर जाता हूँ। मैं जब वहाँ से जेल से निकल के आया, मैं तिरुपति गया, मैं माता वैष्णो देवी गया, मैं अभी थोड़े दिन पहले सालासर जी भी होके आया। मैं लगभग जब भी मौका मिलता है कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाता हूँ। तो अगर मैं अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, रिलीजियसली फॉलो, मैं एक बहुत रिलीजियस परिवार से आता हूँ। बचपन से मेरे माता पिता बहुत रिलीजियस थे। हमारे यहाँ हर त्यौहार पे, इस पे सब बड़े रिलीजियस तरीके से मनाया जाए। इसमें गलत क्या है? उसको मैंने कभी भी पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया जैसे वो लोग करते हैं। ठीक है। मैंने कभी भी अपने हिंदू होने का नौटंकी या प्रचार या वो सब नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेरा धर्म है, मैं अपना भगवान से मेरा रिश्ते को मैं फ्लॉन्ट नहीं करता। ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपका कि ये रिलीजन मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट पब्लिक जो हुआ वो दिखाते हैं। आइए दिखाइए, जरा प्ले करिए एक बार। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। अब ये कैसे हनुमान भक्त हैं अरविंद केजरीवाल जिन्हें रामायण नहीं पता? नहीं, रामायण पता है। तकलीफ बीजेपी वालों को क्या है? बीजेपी वालों को तकलीफ ये है, बीजेपी वाले कह रहे हैं मैंने ये कहा कि रावण जो है वो सोने का हिरण बन के आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं आया था, मरीच राक्षस बन के आया था। केजरीवाल की हिम्मत कैसे हो गई रावण का अपमान करने की? वो रावण की पूजा करे, हम राम जी की पूजा करेंगे। अरविंद जी, अब मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूंगा। आप मेरे साथ इस वॉल पर आइए जरा। ये हमारे शो का एक बहुत पॉपुलर राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। पहले तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए प्लीज। मुझे लगता है सबको अलाउ कर दीजिए जिसको अच्छा। उनके लिए भी एक रैपिड फायर राउंड है। आइए आप इधर आइए अरविंद जी, प्लीज आइए, इस तरफ आइए। मैं यहां पर आपको कुछ दिखाऊंगा और आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला सवाल मुझे उम्मीद है कि आपका फेवरेट होगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा प्ले करिए। हमारा पहला सवाल इस रैपिड फायर राउंड का ये है, दिखाइए बड़ा आंदोलनकारी कौन है, अरविंद केजरीवाल जी या सुनीता केजरीवाल जी? मुझे लगता है इस देश की जनता बड़ी आंदोलनकारी है, हम बहुत छोटे लोग हैं। लेकिन सुनीता जी ने जिस तरीके से बाद में जब आप जेल में थे चीजों को संभाला, तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह से उन्होंने घर को संभाला, मेरे पेरेंट्स को संभाला, बच्चों को संभाला और पूरी पार्टी को एक जोड़ के रखा, वो रियली काबिल तारीफ है। आइए अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल इस वक्त जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि बड़ा विचारक कौन, महात्मा गांधी जी या अंबेडकर जी? मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन दोनों में अंबेडकर जी की थोड़ी ज्यादा इज्जत करता हूं। और उनका जो संघर्ष था वो संघर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। और जिस तबके के लिए उन्होंने काम किया और लड़े, अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते और बाबा साहब की अंबेडकर का ज़िंदगी का वो संघर्ष और एक्सपीरियंस ना होता, शायद आज संविधान के अंदर कई सारे आर्टिकल्स ना होते। लेकिन आपकी राजनीति का उदय हुआ, आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठे थे रामलीला मैदान में,
वहां से यहां तक का ट्रांजिशन? नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है, मेरे ठीक है, लिए चॉइस बड़ी ठीक है। कठिन थी। ठीक है, मैं देख रहा हूं आप थोड़ा चेयर अप कम कर रहे हैं, जोरदार तालियां हो यहां पर। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर मार्गदर्शक कौन है, मनमोहन सिंह जी या अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी को मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति मानूंगा। उनकी ज़िंदगी एक बहुत स्पिरिचुअल रही है, लेकिन उनका प्रशासन का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का, उनका ज्ञान शायद उनके अंदर नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने इस देश को सबसे कठिन दौर में एक दिशा दी है, मनमोहन सिंह जी ने। और वो 2008 अगर आप याद करें, पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन था, सारे कंट्रीज डिप्रेशन में थे। इन्होंने अपनी नीतियों की वजह से भारत को बाकी दुनिया से डिप्रेशन से बचा के रखा। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन, मैं पर्सनली मनमोहन सिंह जी का फैन हूं और अन्ना हजारे जी का भक्त हूं। ये बहुत मेगा शो है, मैं चाहूंगा जरा हौसला अफजाई जोर से हो। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दोस्त कौन है, कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी या योगेंद्र यादव जी? सभी दोस्त हैं। कोई एक किसको चुनेंगे? सभी दोस्त हैं। इनमें से फेवरेट कौन है आपका? सभी फेवरेट हैं। इसके लिए, इसमें दरवाजा सबसे पहले किसके लिए खुलेगा? सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबका स्वागत है। बेहतर प्रशासक कौन है, जगदीप धनखड़ जी या वीके सक्सेना जी? बेहतर प्रशासक कौन है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं है? नहीं। इन दोनों में से कोई एक चुनना हो? मेरा जगदीप धनखड़ जी से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। मैं दोनों की इज्जत करता हूँ। जगदीप धनखड़ जी से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा, उनके प्रशासन को लेके मेरा वो नहीं है, लेकिन एलजी साहब से मेरा काफ़ी वास्ता पड़ा। मुझे लगता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए कामों को लेकर। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। अगले सवाल के पहले मैं चाहूंगा, अगले सवाल ध्यान दीजिए जरा, आइए जरा। अब ये सवाल शायद सबसे इजी होगा आपके लिए, दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर प्रतिद्वंदी कौन, विदुड़ी जी, तिवारी जी या दीक्षित जी? बेहतर प्रतिद्वंदी कौन, ये तो बता सकते हैं आप। मुझे लगता है मुकाबला तो कर ही रहे ना। मुझे लगता है कि तीनों में से कोई भी ऐसा कोई, देखिए, प्रतिद्वंदी इम्पॉर्टेंट होता है कि मुद्दों के ऊपर राजनीति लड़ी जाए, और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मुद्दों की राजनीति लड़ रहे हैं। जिस किस्म के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जैसे मैंने आज आपको भी, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने कई बार टोका आपको कि जनता के मुद्दे हैं, स्कूल कैसे बने, अस्पताल कैसे बने, सड़कें कैसे बने, पानी कैसे आए, बिजली कैसे आए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो, ये सारे जनता के मुद्दे हैं। इनकी पार्टियां, चाहे इनकी पार्टी हो चाहे इनकी पार्टी हो, कोई ये मुद्दे नहीं उठा रहे। ये हमें गाली दे रहे हैं, वो हमें गाली दे रहे हैं। हम गाली का जवाब गाली से नहीं दे रहे, हम गाली का जवाब काम से देंगे। अब अगला सवाल जो है वो जनता पूछ रही है और ये सभी आपको देख रहे हैं। ये अगला सवाल जनता का सवाल है, सभी ध्यान से देख रहे हैं। प्ले करिए जरा अगला सवाल, दिखाइए। अगला सवाल, बेहतर जन सेवक कौन है? नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है। चारों बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अच्छा, सीक्वेंस बता दीजिए। नहीं, चारों बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन ज्यादा कौन है? नहीं, सारे डिसिप्लिन्ड हैं, सारे अच्छे हैं, और यही कारण है कि जनता इन्हें पसंद करती है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा आपको परेशान कौन करता है? कोई नहीं करता। अब मैं, आइए अरविंद जी बैठिए, मैं आप सबसे सवाल पूछा हूं क्योंकि इस सवाल का जवाब तो आपकी पसंद का आया। सौरभ जी, अरविंद जी बॉस कैसे, एक लाइन में बताइएगा। शार्प, देखिए, वेरी शार्प। पहले हाँ, एक तो सवाल इनसे, हाँ पहले इनसे। देखिए मैं देख रहा हूँ इसमें भी होड़ बची है कि मैं पहले जवाब दे दूं। चलिए हाँ बताइए। हाँ जी, बहुत शार्प आदमी है, बहुत शार्प। और वो जो गांधी जी का टेलिस्मैन होता था ना, वो एनसीईआरटी की किताब में होता था, हमें समझ में नहीं आता क्या, मतलब मैं इतनी बार पढ़ता था उसको 7वीं में 8वीं में, मुझे सर समझ में नहीं आता था कि एनसीईआरटी का टेलिस्मैन क्या है। गांधी जी इज टेलिस्मैन। अरविंद जी जब अपना कोई भी फैसला करते हैं ना, उनके फैसले में ये होता है कि जो सबसे गरीब आम आदमी है उस पे उस फैसले का क्या फ़र्क पड़ेगा, इनकी गवर्नेंस में वो होता है। अच्छा राघव जी, इनके लिए कहा जाता है कि अरविंद जी जिद्दी बहुत है, एक बार अड़ गए तो अड़ गए। नहीं, देखिए, एक चीज़ है जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ अरविंद जी के बारे में, वो ये है कि
अगर और हम लोग उसको रोज़ उनके साथ काम करते हैं तो उसे महसूस करते हैं। वो अगर हमें कोई भी एक काम सौंपते हैं कि ये काम आपको करना है, अब ये तो अब 100 काम इंसान कर रहा है तो इंसान भूल भी सकता है, पर अरविंद सर का दिमाग जो है वो कंप्यूटर है, उनके दिमाग से वो काम कभी डिलीट नहीं होता। मतलब तो वो कभी 3 दिन बाद भी आपसे पूछ लेंगे कि तुम्हें मैंने मंगलवार शाम 8 बजे ये काम किया था, उसका क्या अपडेट है। और जब अगर आपने नहीं किया होता तो आप भूल जाते हैं। तो he has a memory of a आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, अरविंद इंटेलिजेंस। हाँ, वो ये वाला AI अरविंद इंटेलिजेंस। अब मनीष जी एक बात बताइए, आप तो दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ा आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन इनके पास मफलर कितने हैं? इनकी गाड़ी का नंबर क्या है, मफलर कितने हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको भी नहीं पता होगा मेरे पास स्वेटर कितने हैं। मेन ये है कि जो राघव ने और सौरभ ने रखा कि भाई शार्प बहुत हैं, बहुत याद रखते हैं चीज़ों को, हम लोग भूल जाते हैं। कई बार कोई ड्राफ्ट हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक लाइन अगर हम उसको काट दें, उनको याद रहती है, नहीं इसमें तो पिछले वाले में तो वो लाइन थी हैंडबिल में, ये लाइन कैसे नहीं है। वो मेमोरी बहुत शार्प है। दूसरा एक्सपेक्टेशंस, मतलब जहाँ हमारे सोचने की या ये सोचने की लिमिट आती है कि अच्छा इतना कर देते हैं, वहाँ से आगे कहीं जाके वो कहते हैं नहीं इतना थोड़ी करना था, करना तो इतना था। मतलब आप एक स्कूल सोचें, जब मैं 2015 में याद करता हूँ कि यहाँ दिल्ली सरकार में कुछ अच्छे स्कूल थे, मतलब उन्होंने बना रखे थे प्रतिभा विद्यालय करके, तो 17 थे 1000 स्कूल्स में से, वो भी ऐसे ही थे बट फिर भी। तो मैंने कहा जी कुछ 17 से 100 ले चलते हैं, फिर 100 से 1000 का रास्ता आगे चलिए। बोले 100 क्या होता है, पिछली वाली सरकार कहती थी 17, हम कहेंगे 100 है, 1000 करने हैं और 1000 में से एक भी स्कूल ऐसा नहीं चाहिए ना चाहिए। तो जो आज मैंने बोला ना पंजाब के बारे में, वो शायद उसी विजन का इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि मुझे पता था जब पंजाब में पंजाब के शिक्षा मंत्री ने काम किया तो उनको पता था दिल्ली के शिक्षा मंत्री की कैसे क्लास लगती थी। तो उन्होंने वहीं से शुरू किया। अब वो ये नहीं कहते जी इतने 100 स्कूल में टॉयलेट ठीक करा दिया, 100 स्कूल में डेस्क, वो कहते हैं एक भी स्कूल अब ऐसा नहीं है पंजाब में जिसमें बच्चों को बैठने के लिए डेस्क ना हो। तो सबके लिए चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सबके लिए चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड है। आप सबके पास ये प्ले कार्ड, ये अरविंद जी के लिए नहीं है, ये प्ले कार्ड है। आतिशी आपको एक्सपीरियंस है इसका, मनीष जी आपके बगल में, आपको भी इसका एक्सपीरियंस है, और राघव जी आपके पास, और ये यहां पर कैमरा वहां पर है। मैं यहां पर सवाल पूछूंगा, आप यस और नो में जवाब दीजिएगा। ये लास्ट राउंड है शो का, रैपिड फायर राउंड। जोरदार तालियां हो पहले। ये मेरा पहला सवाल है। अब यहां पे आपका सिंक भी हमें देखना होगा। आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा पहला सवाल, इस शो का आखिरी राउंड, और ये आखिरी रैपिड फायर राउंड है। कांग्रेस से गठबंधन भूल थी, यस या नो? अरे भैया अरविंद जी आपके लिए नहीं था, आप यस दिखा रहे हैं, आप यस दिखा रहे हैं, बाकी सब नो दिखा रहे हैं। अरविंद जी आप भी दिखा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अरविंद जी आप भी दिखा दीजिए। अरविंद जी भी कह रहे हैं नो। अब देखिए सौरभ जी ने एकदम नीचे कर लिया प्ले कार्ड। आइए जरा अगला सवाल, जोरदार तालियां हो प्लीज। अगला सवाल तेजी से, हमारा अगला सवाल है, प्ले करिए जरा तेजी से। मुलायम सिंह यादव जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, यस या नो? आज अरविंद जी ने पास कर दिया है, राघव जी यस कह रहे हैं, मनीष जी यस कर रहे हैं, सौरभ जी यस कह रहे हैं, और आतिशी जी ने भी पास कर दिया। ओके, तालियां प्लीज यहां पर। हमारा एक और सवाल आपके सामने रैपिड फायर का, तेजी से आइए जरा, प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट हैं, नो, यूनानिमसली नो। ओके, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा आप अरविंद जी, आप कैमरे, आप अरविंद जी का कैमरा वहां पर है, आप वहां पर दिखा सकते हैं अरविंद जी। आइए हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा, आप तेजी से आइए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, यस या नो? यस, यूनानिमसली यस। क्या बात, जोरदार तालियां। अगला सवाल प्ले करिए जरा, सीधा आइए। हमारा अगला सवाल यहां पर है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यस? अरविंद जी यस कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। क्रीमी लेयर को नहीं, वो तो ऑलरेडी लॉ है देश का। ओके ओके, देश का ऑलरेडी लॉ है, इसमें हमें कुछ नया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर, ओके, दोनों में फर्क है। ओके, क्रीमी लेयर की डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऑलरेडी लागू है। अंडरस्टूड, यस, सब यूनानिमसली यहां पर यस आया है। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। संविधान से सेक्युलर शब्द हटाया जाना चाहिए, यस या नो? नो।
जोरदार तालियां उसमें। अपने फोन्स नीचे रखिए, तालियों पर ध्यान दीजिए। आइए जरा, हमारा अगला सवाल प्ले करिए। रैपिड फायर राउंड का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कन्हैया कुमार राष्ट्रभक्त नेता हैं, यस या नो? हमें उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ओके, पास कर दिया। अब सब आप ही को देख के कर रहे हैं, वहां पर मैं देख रहा हूं। चलिए आइए, फॉलो द लीडर। लास्ट सवाल, पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, प्ले करिए जरा। सवाल क्या है? सुनीता केजरीवाल जी को राजनीति में आना चाहिए, नो? नो। बाकी सब लोग किसी ने जवाब नहीं दिया। उनका निजी फैसला है, हम क्या कैसे उस पर जवाब देते? आपकी राय क्या है? सौरभ जी ने कह दिया हाँ, वो कह रहे नो। चलिए, मैं इस शो को वाइंड अप करने से पहले अरविंद जी, क्योंकि आप एक तरीके से सूझेर भी हैं, मुझे याद है मेरे पास यहां पर कुछ कागज रखे हैं और मुझे याद है मनीष जी से हमने पूछा था एक सवाल कि मनीष जी क्या हुआ था। बोलते हैं एक बार मैं ऐसी आंख बंद करके सोचा था तो एक आंकड़ा मेरे दिमाग में आया और वही दिल्ली में, आपको याद है आपने एक बोला था, वही दिल्ली में नंबर्स आए। क्या आपको लगता है कितने नंबर्स आएंगे दिल्ली में? अगर आप लिख पाए तो। मैंने इस बारे में अब थोड़ा सा पुनर्विचार किया है। हाँ। और पुनर्विचार ये किया है, मुझे लगता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके। तो मैं बड़े दावे नहीं करूंगा, हमारी इतनी सीट आ रही है, हमारी इतनी सीट आ रही है, हम इसको हरा रहे हैं, हम उसको हरा रहे हैं। सीट देने वाली जनता है, कोई नंबर आपके दिमाग में? हराने वाली, जिताने वाली जनता है। मेरे को जो मैं जनता में घूम रहा हूँ, जनता हमें प्यार करती है, बहुत प्यार करती है जनता हम लोगों को। जनता हमें फिर से मौका देगी और पूर्ण बहुमत से मौका देगी। जनता का जो भी फैसला है सर आंखों पे, लेकिन मैं अब ये सीटें लिखने वाला काम दोबारा नहीं करूंगा। कोई और यहाँ पर लिखना चाहेगा इस पर? डेफिनेटली नहीं लिखना चाहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां हो। थैंक यू। थैंक यू सर।